हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 7th की सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो हमारे राज्य की गवर्नमेंट होती है वह कैसे काम करती है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल इन अ डेमोक्रेसी, रोल ऑफ MLAs एंड मिनिस्टर्स, how do people demand action from government, state executives, the governor। इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। In the previous class, we have discussed that the government work at three levels: local, state and national. In this chapter, we will examine the work of the government at the state level. हमने पढ़ा है कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल पे काम करती है, एक लोकल पे, एक स्टेट और दूसरा नेशनल लेवल पे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे किस तरीके से काम करती है। आपने कुछ नाम तो सुने होंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बैंक ऑफिसर, कलेक्टर, MO, और या आपने ये भी सुना होगा MLA या MP, या टीवी में भी आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। आज हम पढ़ते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जिनको MLAs कहा जाता है। वह किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? लोगों के द्वारा। फिर वो मेंबर बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के और गवर्नमेंट को बनाते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो MLA होते हैं वो लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है। और जो स्टेट है वो आगे अलग अलग एरिया और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे वो MLAs को इलेक्ट करती है और दूसरे ऑफिशियल्स को भी इलेक्ट करती हैं, ताकि वह जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है वहाँ की, उसको चला सके। गवर्नमेंट जो स्टेट में बनाई जाती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। इसके पावर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं वो कहाँ तक सीमित है? जहाँ तक वो राज्य सीमित है जिसकी वो गवर्नमेंट है, ठीक है। वह बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे बनाए जाते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक तरह की कमिटी बनाना लोगों का, जो रिएक्ट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ताकि लोगों के भलाई के लिए वो कुछ काम कर सकें। The structure of the state government has more or less the same structure as that of the central government। कहना क्या मतलब है कि जैसे सेंट्रल की गवर्नमेंट बनी होती है, सेम स्टेट की गवर्नमेंट भी उसी प्रकार से बनी होती है। उसके भी 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट जुडिशरी, जिसे कि हाई कोर्ट भी कहा जाता है। ये अपने अपने फंक्शन करते हैं, अपने अपने काम करते हैं जैसे इनको दिए होते हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। वैसे तो अब जो JNK है वो 2 UT में कन्वर्ट हो गया है, तो देखा जाए तो अब हमारी यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई हैं? 9। व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट है क्या? While the terms country, state and nation are often used interchangeably, there is a difference। कहा जाता है कि country, state और nation, इन तीनों को ही हम, मतलब ये तीनों ही एक तरह से सेम सेम है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। कैसे? एक स्टेट जो होती है वो सेल्फ गवर्नर पॉलिटिकल एंटिटी है, यानी कि वो खुद ही सारी चीज़ें गवर्न करती है। जो टर्म है स्टेट, उसको मतलब कि वो कंट्री की तरह सिमिलर भी है, लेकिन एक नेशन में एक टाइटली निट ऑफ ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कॉमन कल्चर शेयर करते हैं। लेकिन अ नेशन स्टेट इज अ नेशन विच हैज़ द सेम बॉर्डर एज अ स्टेट। कहा जाए तो स्टेट क्या है? एक छोटी सी जगह है, और अगर नेशन की बात करेंगे तो वो एरिया में बड़ी होगी, मतलब उसमें बहुत सारे और भी स्टेट होंगे, लेकिन काम उनके इंडिविजुअली सेम ही सेम होते हैं, ठीक है। वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो विद इन द स्टेट की बाउंड्री में काम करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे इंडिया के लिए काम करती है। ऑल राइट, द स्टेट्स आर द यूनिट ऑफ द नेशन। कहा जाए तो वो क्या है? एक बेसिक चीज़ है पूरा नेशन बनाने के लिए। They can make law on subjects which are included in the state list. It includes subjects like police, agriculture, land revenue, fisheries, etc.
In addition, the state legislature can make laws on the subject in the concurrent list provided such a law is not in conflict with the central law. कहने का मतलब है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वह वही लॉ लागू कर सकती है जो उसके अधिकार में है, ठीक है, और उनको उन्हीं लॉ को लागू करने की इजाज़त है जो सेंट्रल के जो बनाए गए कानून हैं उनमें वो कोई बाधक ना हो, ठीक है, तब तक वो कोई भी लॉ जो है अपनी स्टेट की भलाई के लिए बना सकती है। जितने भी स्टेट के लॉ होते हैं वो कौन बनाते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। यहाँ पे जो लॉज होते हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, ठीक है, और कुछ कुछ तो ऐसे लॉ होते हैं जो सेंटर ने बनाए होते हैं वही स्टेट में पास किए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द रिजल्ट ऑफ दीज सेंट्रल लॉज इज द क्रिएशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। जैसे कि जो पंचायत होती है वो विद इन द स्टेट विद इन द एरिया होती है, लेकिन ये सिस्टम किसने बनाए हैं? सेंटर ने। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ सेंटर के लॉ जो होते हैं वो स्टेट लॉ भी उस पर काम करती है। आगे हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाई कैमरल और दूसरा होता है यूनिकैमरल। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इसमें दो हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। अपर हाउस जिसको कि विधान परिषद कहा जाता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, जो कि कहाँ कहाँ है? यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, इन सब में बाई कैमरल लेजिस्लेचर चलता है, ठीक है। और जितने भी बाकी दूसरे स्टेट हैं वहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है। लोअर हाउस को क्या कहा जाता है? विधान सभा या लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। यानी कि अपर हाउस हो गया विधान परिषद और लोअर हाउस हो गया विधान सभा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विधान सभा के बारे में, यानी कि लोअर हाउस, जिसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। The number of the members in Vidhan Sabha is fixed by the parliament in proportion to the population of the state concerned। यानी कि स्टेट में जितनी भी पॉपुलेशन है उसके आधार पर नंबर ऑफ मेंबर्स कंसीडर किए जाते हैं कि कितने विधानसभा में आएंगे, ठीक है। उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है या उनका जो समय होता है कि कितने टाइम तक वो मेंबर रहेंगे वो बिल्कुल सेम होता है जैसे लोकसभा के होते हैं मेंबर्स। लोकसभा सेंट्रल लेवल की होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द विधानसभा ऑफ द स्टेट कैन बी 500 एंड मिनिमम 60। यानी कि विधानसभा में मैक्सिमम 500 तक जा सकते हैं और मिनिमम 60 लोग तो चाहिए ही चाहिए। बट देयर आर हाउएवर some provisions in respect to smaller state like गोवा, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। थोड़ी सी चेंजेस किए गए हैं छोटे छोटे स्टेट्स के लिए, जैसे कि गोवा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के लिए। यहाँ पे असेंबली के मेंबर्स जो होते हैं वो 60 से भी कम होते हैं क्योंकि वो जगह उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर 3 से 40 के बीच में ही मेंबर्स होते हैं विधानसभा के, ठीक है। जितने भी मेंबर होते हैं विधानसभा के वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं पीपल, और उनका टेन्योर कितना होता है? 5 साल का। अब रूल्स क्या है एलिजिबिलिटी ऑफ अ वोटर, आइए देखते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कंप्राइजिंग पीपल ऑफ ऑल कास्ट, क्रीड एंड कलर। यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि सभी वोट कर सकते हैं जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के हों। दूसरा, अ पर्सन ऑफ एनी कास्ट, कलर और रिलीजन एंड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट। एक अगर इंडिया का सिटीजन है, चाहे उसकी कोई भी कास्ट हो, कैसा भी रिलीजन हो, वो सभी वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। देयर इज नो स्कोप फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, दे शुड नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड और शुड बी रजिस्टर्ड वोटर। यहाँ पे कहा जाता है कि उसको एलिजिबिलिटी के लिए उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और एक रजिस्टर्ड वोटर वो होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी द सिस्टम ऑफ सीक्रेट बैलेट इज फॉलोड। इन सच अ सिस्टम नो वन कैन जज हु हैज़ वोटेड फॉर whom। यानी कि वोटिंग करते समय एक सीक्रेट बैलेट बनाया जाता है जहाँ पे किसी को पता नहीं होता है कि किसने किसके लिए वोट किया है। कुछ सीट जो हैं उन मेंबर्स की विधानसभा के वो रिजर्व की गई है एससी और एसटी के लोगों के लिए, ठीक है। आगे है पीरियड ऑफ द विधानसभा। नॉर्मली अ विधानसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 5 years।
It can, however, be dissolved earlier by the President on the recommendation of the Governor or Chief Minister. It can be extended at the time of emergency by 6 months by the Parliament. The extension, however, cannot go beyond 3 years. जो विधानसभा का पीरियड है ऐसे 5 साल का होता है। हालांकि जो प्रेसिडेंट है, अगर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंड किया उस स्टेट के कि इसको पहले ही डिसॉल्व कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए किसी रीजंस पे, तो वो हो सकता है। और अगर इमरजेंसी के पीरियड में इसको एक्सटेंड करना पड़ा, यानी कि 5 साल से ज़्यादा करना पड़ा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक करते हैं। हाउएवर ये एक्सटेंशन 3 साल तक भी जा सकता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्टिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। द लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा अगर कहें हम, जैसे कि लोकसभा में होता है, कौन कौन होते हैं इसके? स्पीकर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, जो फर्स्ट सिटिंग होते हैं आफ्टर द इलेक्शंस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द विधानसभा। स्पीकर ऑफ द विधानसभा परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब जो विधानसभा का स्पीकर होता है वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं, आइए देखते हैं। He or she presides over the meeting of the legislative assembly. लेजिस्लेटिव कितनी भी उसकी असेंबलीज होती हैं उसमें उसको बैठना होता है मीटिंग में। रेजोल्यूशंस और बिल कैन बी पास्ड ओनली विद हिज और हर परमिशंस, यानी कि जितने भी स्टेट से रिलेटेड बिल पास होते हैं वह उसकी परमिशन के बिना नहीं पास हो सकते हैं। He or she allows time for members to speak in the विधानसभा। वो हर एक मेंबर ऑफ विधानसभा को बोलने की इजाज़त देती है कि कौन कितनी देर तक बोल सकता है। दूसरा, वो कंट्रोल करती है विधानसभा को या करता है। ही और शी मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द विधानसभा। और कोई भी मनी बिल जो होता है वो डिसाइड करती है कि वो जो बिल है वो मनी बिल होगा या नहीं होगा, उसको मतलब कि मनी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और कितने वोट्स हैं उसके बाद लोगों के वोट्स लेके फिर वो उसको आगे का काम करने के लिए परमिशन देती है। और उसके पास इतनी पावर भी होती है कि वो कोई भी मीटिंग ऑफ विधानसभा को ख़त्म भी कर सकती है या कर सकता है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा लोअर हाउस यानी कि विधानसभा। अब हम पढ़ेंगे दी अपर हाउस यानी कि द विधान परिषद, जिसको कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। कॉम्पोजिशन ऑफ द विधान परिषद बना कैसे है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 40, यानी कि जो हमारा विधानसभा थी उसके 1/3 मेंबर इसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर 1/3 40 से कम हुए तो मिनिमम 40 तो लेने ही लेने हैं इसके मेंबर्स, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट बॉडी होती है और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी कि ख़त्म नहीं किया जा सकता। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर, यानी कि जितने उसके मेंबर अब बने हैं उसमें से 1/3 घट के इसके फिर से रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जो इलेक्शन होते हैं उन सीटों के लिए, और इनके मेंबर्स का जो टेन्योर होता है वो कितने साल के लिए होता है? 6 साल के लिए। अब इसका मेंबर बनने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? फर्स्ट, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि उसको मेंबर बनने के लिए वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए और मिनिमम 30 साल की ऊपर की उसकी एज होनी चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होती है? जितनी पार्लियामेंट के लिए सेटिस्फाइड होती है। विधान परिषद वेयर एग्जिस्ट, जहाँ पे विधान परिषद है वो एक परमानेंट हाउस है विच इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे कि विधानसभा में जो लोगों का इलेक्शन है वो लोग उसको वोट देते थे, लेकिन यहाँ पे पीपल इलेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसके इलेक्ट करने के लिए वेरियस एजेंसीज होती हैं स्टेट में। ठीक है, कैसे होता है ये देखते हैं। 1/3 of the total membership of the विधान सभा परिषद is elected by electoral college। इलेक्ट्रल कॉलेज जो होते हैं उसके लोग जो होते हैं, जैसे कि म्यूनसिपालिटी के कमीशंस हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, और जितने भी सेल्फ गवर्नमेंट वाले होती हैं बॉडीज स्टेट में, वो इलेक्ट करती हैं 1/3 मेंबर, और 1/3 जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करती है विधानसभा।
और 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप नॉमिनेट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इसके जितने भी लोग हैं आधे आधे लोग इलेक्ट करते हैं। कौन कौन? कुछ करते हैं म्यूनिसिपल कमेटी वाले, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले, कुछ करते हैं विधानसभा और 1/6 करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट जिन लोगों को इलेक्ट करती है उनको कितना होना चाहिए? उनको फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल सर्विस की नॉलेज होनी चाहिए। आगे दिया है 1/12 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इलेक्ट करते हैं बाय द टीचर्स ऑफ द 3 ईयर स्टैंडिंग ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेजेस। यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस में जो 3 साल से ज़्यादा ऊपर के टीचर काम कर रहे होते हैं वो भी 1/12 मेंबर यानी कि 1/12 ऑफ द टोटल मेंबर को सिलेक्ट करते हैं। इसके अलावा 1/12 ऑफ द टोटल मेंबर को ग्रेजुएट जो टीचर होते हैं या ग्रेजुएट्स होते हैं वो जो 3 साल से स्टेट में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो करते हैं। यानी कि विधान परिषद के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए कितने कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, जितने आपको यहाँ इस पॉइंट में दे रखे हैं। ठीक है। आगे हमें दिया है इलेक्टिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इलेक्ट द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। जैसे कि उसमें कौन थे? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। इसमें होते हैं चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। The chairman presiding officer of the legislative council, in his absence deputy chairman conduct the proceeding. They remain in office so long as they enjoy the confidence of the majority and can be removed by the resolution passed by a majority. यानी कि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं वो चेयरमैन लेता है और उसकी एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन को ये अधिकार दिया जाता है कि वो सारे काम जो भी हैं वो कर सके। अब जितनी विधान परिषद है उसकी पावर और ड्यूटीज क्या क्या हैं? पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि जैसे पार्लियामेंट की होती है सेम इसकी भी है। कैसे? द स्टेट लेजिस्लेटर मेक्स लॉ ऑन द 66 सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. It can enact laws on the 47 subjects included in the concurrent list also. But if the law passed by the state legislature runs counter to the law passed by the Union Parliament, the central law prevails. कहा जाता है कि जितने स्टेट के अधिकार में हैं 66 सब्जेक्ट उन पे वो अपने लॉ पास कर सकता है। ठीक है। और दूसरा, लेकिन ऐसे लॉ जिसमें सेंटर के लॉ भी इंक्लूड होते हैं, तो अगर ऐसे उन दोनों के बीच में कुछ लॉज जैसे कि कुछ स्टेट ने कहे और सेंटर के भी लॉ बने हुए हैं तो सेंटर के लॉ को ही माना जाएगा। इन एडिशन टू द अबव लेजिस्लेटिव फंक्शन, द स्टेट लेजिस्लेटर हैव टू परफॉर्म वेरियस नॉन लेजिस्लेटिव फंक्शन भी। मतलब कि जो उसके फंक्शन है उसके अलावा भी उसको कोई और काम करने पड़ सकते हैं। Different member of the state legislative can ask questions and the same are to be answered by the council of ministers. यानी कि जितने भी मेंबर हैं उसके उनको कोई क्वेश्चन पूछा भी, वो लोग भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनसे भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो भी उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। दे कैन मूव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो लोग अपना कुछ मोटिव भी रख सकते हैं। अगर उनको गवर्नमेंट की कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो वोट करके गवर्नमेंट के खिलाफ भी अपना वोट रख सकते हैं। दे कैन ऑल्सो मूव एडजर्नमेंट मोशन एंड सेंसर मोशंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स होते हैं वो कोई कार्य कर सकते हैं ऐसी चीज़ के लिए या ऐसे काम को रद्द करने की भी ताकत उनमें होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने किए होते हैं। आगे हमें दी है इसकी लिमिटेशंस। स्टेट लेजिस्लेचर्स की लिमिटेशंस क्या है? द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री शुड इन नो way be subjected to any chance. Therefore, a provision has been made in the constitution that if the government feels that a law passed by the state legislature may prove detrimental to the nation unity or is against the large interest of the country, he can withhold his assent to such a bill and send it to the president for his approval.
कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितना हमारा बनाया गया है, जो संविधान, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई है कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव ने कोई ऐसा बिल पास किया है या ऐसा कोई उसने प्रोविज़न डाला है जो हमारी नेशनल यूनिटी के खिलाफ जा रहा है, जो बाकी जितने भी नेशन के लोग हैं उनको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो उसको रोक सकता है। ठीक है, और फिर उस बिल को किसको दे सकता है? प्रेसिडेंट को दे सकता है फॉर दी अप्रूवल। अगर प्रेसिडेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उसी समय वो बिल क्या है? खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस पोजीशन अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एज वेल एज ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। और ये जो चीज़ है, ये जितनी भी स्टेट लिस्ट में जितने भी हमने बताए थे 66 सब्जेक्ट्स आते हैं या 47 सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट के आते हैं, उन सभी पे जितने भी लॉ पास करती है स्टेट गवर्नमेंट, उस पर अधिकार होता है गवर्नर का कि वो उसको खारिज कर सकती है अगर उसको कहीं पे भी लगता है कि ये लोगों के हित में नहीं है या लोग इसे अप्रूव नहीं करेंगे या ये नेशन की यूनिटी को हार्म पहुंचा सकता है, तो गवर्नमेंट उसको विदहोल्ड करके प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए उसे भेज सकता है। और अगर प्रेसिडेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो चीज़ या वो बिल या वो लॉ वहीं पे खारिज कर दिया जाएगा। Position of Legislative Assembly. The position of Legislative Assembly is very strong. It enjoys all the legislative powers of the state. If there is a Legislative Council also, it is very weak in comparison to the Legislative Assembly. It has control over the legislature and also on the state executive. कहने का मतलब है कि जो विधानसभा होती है उसके पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू दी विधान परिषद। ठीक है, जो विधान परिषद अगर किसी भी स्टेट में अगर होता भी है तो बहुत ही वीक होता है। जितनी भी पावर्स होती हैं वो किसके पास होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, यानी कि विधान सभा के पास। उसके पास जितना भी कंट्रोल होता है लेजिस्लेचर के ऊपर और स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी होता है। Relations between the Legislative Assembly Vidhan Sabha and the Legislative Council Vidhan Parishad. The Legislative Assembly is essential for a state while Legislative Council is optional. अब दोनों में रिलेशन क्या है? जो विधान सभा होती है वो ज़रूरी होती है स्टेट के लिए, लेकिन जो विधान परिषद होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि कुछ स्टेट में होता है और कुछ स्टेट में नहीं होता है। In the matter of exercising control over the state executive, the Legislative Council has only formal power and has little authority in toppling the government. यानी कि अगर कोई ऐसा मैटर आ जाए जिसमें कि आपको कंट्रोल करना हो स्टेट एग्जीक्यूटिव के मामलों में, तो जो विधान परिषद है यानी कि काउंसिल है उसके पास बहुत ही कम पावर होती है एज़ कम्पेयर टू विधानसभा के। An ordinary bill can be introduced in the Legislative Council, but a money bill cannot be introduced in the Legislative Council. कहने का मतलब है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल आप डाल सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल नहीं उसमें डाल सकते। The Legislative Council can delay a bill for some time, but it cannot withhold the bill permanently. कोई भी बिल पास करना हो उसकी पासिंग को डिले कर सकता है काउंसिल, लेकिन उसको विदहोल्ड यानी कि रद्द करने की उसकी पावर या रोकने की उसकी पावर नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए लेट ज़रूर होगा लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो उसे रद्द कर सके। अब हम पढ़ेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये आते हैं आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव इज सिमिलर टू दैट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि यूनियन में जितने मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं की तरह सेम इसका भी स्ट्रक्चर होता है जो स्टेट के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। गवर्नर को क्या बोलते हैं? नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि जितने भी हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं उनमें से हेड होता है नॉमिनल हेड गवर्नर, जिसको राज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, वो भी 5 साल के लिए। फिर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हैं, बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके वो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें इतनी पावर है। अब गवर्नर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और एटलीस्ट 35 साल की उसकी एज होनी चाहिए।
दूसरा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए या तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। ही हैज़ टू रिज़ाइन फ्रॉम द सीट आफ्टर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, और उसके बाद अगर वो गवर्नर बन जाता है तो उसे अपनी जो सीट है वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। ही कैन नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट, ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट एट एनी लेवल। वो कोई भी ऑफिस जो है उसको होल्ड नहीं कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर जितने भी ऑफिसेज आते हैं उससे कोई वो उसका लाभ नहीं ले सकता है, कोई भी ऑफिस को वो होल्ड नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर्स। प्रेसिडेंट की तरह ही गवर्नर जो है स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है, बट अनलाइक द प्रेसिडेंट ही बिकम्स द रियल रूलर ऑफ द स्टेट व्हेनेवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज टेकन ओवर बाय द प्रेसिडेंट ड्यू टू एनी कॉज और रीजन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, कभी कभी जब नेशन में कुछ हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट कर पाते हैं तो प्रेसिडेंट रूल भी लग जाता है, ठीक है। और जब भी प्रेसिडेंशियल रूल लागू होता है तो उस स्टेट का रूलर कौन बन जाता है? गवर्नर, ठीक है। उसके मेन पावर और फंक्शन कौन से हैं? एग्जीक्यूटिव पावर में उसका आता है दैट ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होंगे वो उसी के नाम पे किए जाएंगे। ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट विधानसभा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वही अपॉइंट करता है ज़्यादा जितनी भी पार्टी होती हैं विधानसभा की, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर को भी। नेक्स्ट, ही अपॉइंट अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर बनता है, सीएम बनता है, उसकी रिकमेंडेशन पे वो दूसरे मेंबर को, काउंसिल ऑफ मेंबर्स को भी अपॉइंट करता है। और वो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यानी कि जो स्टेट की पीएससी होती है उसके ऑफिसर्स को भी वो अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? गवर्नर समन्स, एडजर्न्स एंड प्रोरोग्यूज द सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जितने भी लेजिस्लेचर के जितने भी सेशन चलते हैं, जितनी भी हेयरिंग या जो भी सुनवाई बात वगैरह वहाँ चल रही होती है, वो उसको बुला सकता है, ख़त्म भी कर सकता है और चलाने की भी उसकी पावर है। दूसरा, वह किसी को भी ओपन सेशन में क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। उनके साइन के बिना कोई भी बिल पास नहीं होगा। वो लेजिस्लेटिव असेंबली को कभी भी डिसॉल्व करने की उनकी ताकत है कि वो कभी भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे 5 साल के लिए होता है तो वो किसी के भी रिज़ाइन वहाँ से किसी को भी हटा सकते हैं, ये उनमें पावर है। ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन केस देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्ट्री, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली को वो कब कब डिसॉल्व कर सकता है? अगर चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा तब, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में कोई डैमेज आ जाए तब, या प्रेसिडेंट ने कहा हो तब भी, ठीक है। नेक्स्ट है, ही कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। Such ordinance must be ratified by the state legislature within 6 weeks from the date of the beginning of its next session or they die of their own accord। कहने का मतलब है कि वो कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर को एक ऑर्डिनेंस, एक जो भी फरमान होता है वो जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटर ने उसको देखना होता है, उस पर कार्य करना होता है विद इन द 6 वीक। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो खुद ही नेक्स्ट सेशन के लिए खारिज कर दिया जाएगा। या इसके अलावा कोई भी एनुअल बजट होता है जो स्टेट के लिए होता है, वो विधानसभा में प्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो कोई भी बिल गवर्नर के अप्रूवल के बिना विधानसभा में पास नहीं होगा। ये इसकी पावर होती है गवर्नर की। नेक्स्ट आता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर कौन सी होती है? The governor of the state has some judicial duties as well. He can pardon, commute or reprieve punishments on receipt of appeal of mercy। यानी कि अगर वहाँ पे कोई भी किसी चीज़ को लेके अपील करे, किसी केस को लेके, तो एज अ मर्सी वो उस चीज़, उस जो भी गिल्टी पर्सन है उन पे दया करके उनको छोड़ भी सकता है। और अगर किसी के ऊपर डेथ पेनल्टी भी है तो भी वो उसको चेंज कर सकता है लाइफ इम्प्रिजमेंट की तरह, या फिर उसको
पार्डन भी कर सकता है सो कॉल्ड कल्प्रिट ऑल टुगेदर। कहने का मतलब है कि अगर किसी को सजाए मौत की सज़ा मिलती है तो गवर्नर के पास इतनी पावर है कि वो उसको मौत की सज़ा को हटाकर कैंसिल कर कर उसे उम्र कैद की सज़ा बता सकता है, इतनी इसमें पावर है। आगे हम पढ़ेंगे द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मेंबर, यानी कि दूसरे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव हैं, कौन से, एक तो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. The governor invites the leader of the party having a majority in the assembly to form the government. If there is no party having a clear majority, a coalition government may be formed. The chief minister forms a council of ministers in which the government has no choice of its own. The governor formally appoints the ministers by administering to them the oath of office and secrecy. अब जितने भी एमएलए बने होते हैं उनमें से जो जिसकी सरकार बनती है उसी सरकार का वो सारे एमएलए अपना कोई एक सदस्य चुनते हैं और उसको सीएम बनाते हैं, ठीक है। अब गवर्नर क्या करता है, सीएम की जो पार्टी होती है उन सबको बुलाते हैं और उसी से ही मेंबर ऑफ काउंसिल बनाते हैं। मेंबर ऑफ काउंसिल में जो गवर्नर की कोई चॉइस नहीं होती, ये सारे कौन चूज़ करता है, जो सीएम और जो मेजॉरिटी जीती हुई पार्टी होती है वही अपने सारे मेंबर ऑफ काउंसिल्स को या जितने भी मिनिस्टर्स हैं काउंसिल के उनको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बस गवर्नर क्या करता है, फॉर्मली उन सबको बताता है, उनसे ओथ जो कसम होती है सीक्रेसी रखने की वो उनको दिलवाते हैं। अब पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर है क्या, चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव की रियल हेड जो सामने सबको दिखता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। गवर्नर सिंपली एक्ट करता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। अगर कोई मिनिस्टर सिलेक्ट करना हो या किसी की डिस्ट्रीब्यूशन देनी हो, किसको क्या सरकार मिलेगी, वो चीफ मिनिस्टर उसको बताता है, उसके आधार पर गवर्नर जो है अपना फैसला सुनाते हैं। ही इज़ अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि सीएम क्या होता है, एक लिंक है गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है। ही इज़ द चीफ स्पोक्समैन ऑफ हिज गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट का वो चीफ स्पोक्समैन है और जितनी भी पॉलिसी और प्रोग्राम होते हैं वो ये बताते हैं, कौन, चीफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेज 3 कैटेगरीज मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं। चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गवर्नमेंट में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको चलाएं और सबके अपने अलग अलग ऑफिस भी होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो अपना चार्ज इंडिपेंडेंटली लेते हैं, मतलब अलग अलग पोर्टफोलियो में, ठीक है। और उनको कौन असिस्ट करता है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और साथ में डेप्यूटी मिनिस्टर भी उनको उनकी सहायता करते हैं ये काम करने में। मिनिस्टर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। If a vote of no confidence is passed against it, the government has to resign. अब वो लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। अगर कोई भी वोट ऐसा गया कि कोई भी चीज़ जो है गलत हो रही है और सब एक पक्ष में हो गए तो जो गलत चीज़ है उसको खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली काम करते हैं। अब चीफ मिनिस्टर के पावर और फंक्शन क्या है, पहला उसका पावर है कि वो मिनिस्ट्री की फॉर्मेशन करता है, कौन इंक्लूड करना है कौन नहीं करना है काउंसिल में वो देखता है। एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियोज, यानी कि जो उसके चीफ मिनिस्टर होता है वो अपने मिनिस्टर्स को जो जो उनकी सरकार है जो जो एलोकेट करना होता है वो सब करता है कि कौन स्टेट का वित्त मंत्री बनेगा, कौन ये संभालेगा, कौन इसका होगा, वो सब ये चीज़ें देखते हैं। दूसरा होता है कि कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मिनिस्टर के बीच में क्या है भूमिका उसकी रहती कि सभी मिनिस्टर एक तरह से अपना अपना काम करें, सब कुछ ठीक रहें, वो सारा कोऑर्डिनेट भी चीफ मिनिस्टर करता है। कोई मिनिस्टर को हटाना होता है तो वो भी चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं। प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मीटिंग होती है उसमें चीफ मिनिस्टर भी बैठते हैं और किसी मिनिस्टर में इतना हिम्मत नहीं होती कि वो सीएम के जो व्यूज़ हैं, सीएम जो बात कह रहा है उसको
अपोज कर सके, उसके खिलाफ जा सके। दूसरा, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मेंबर्स के बीच में या मिनिस्टर्स के बीच में ये क्या है, एक लिंक की तरह काम करते हैं, कम्युनिकेशन की तरह काम करते हैं। और चीफ मिनिस्टर में भी ये पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं विद द एडवाइस ऑफ द गवर्नर के साथ। ओके। अपॉइंटमेंट करना, जो भी हाई ऑफिसेस में होते हैं स्टेट के, वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट करनी होती है वो भी सीएम करता है गवर्नर के साथ एडवाइस करके। गवर्नमेंट, जो उसकी अपनी गवर्नमेंट होती है, उसका चीफ स्पोक्समैन भी सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। और लीडर ऑफ द पीपल इन द स्टेट, अपने स्टेट का वो कौन होता है, लीडर। आगे हम पढ़ेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्टेट सेक्रेटरीट। आगे ऊपर आपको पता ही है कि अपना अपना लेजिस्लेचर होता है स्टेट का, और हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होता है। पॉलिटिकल हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। तो चीफ मिनिस्टर किसका हेड होता है, हेड ऑफ द काउंसिल का। जितने भी मेंबर होते हैं काउंसिल मिनिस्टर्स के, वो अपने अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखते हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर का, लैंड रिफॉर्म का, इरिगेशन का, इसके सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और इसी के ही अलग अलग मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरा, द ब्यूरोक्रेटिक हेड ऑफ द ईच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड सेक्रेटरी। हर किसी का जो ब्यूरोक्रेटिक हेड होता है उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। सेक्रेटरी किससे बिलोंग करता है, आईएएस वाला, इसने आईएएस की होती है और वही सेक्रेटरी बनता है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसकी सिलेक्शन कहाँ से होती है, यूपीएससी से, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। जो सेक्रेटरी होता है वो एडवाइज़र भी होते हैं सारे मिनिस्टर्स के, जितने भी उनको काम होते हैं, जो भी मैटर होता है वो उसको एडवाइजरी देते हैं अपनी, ठीक है। उसको जितने भी सेक्रेटरी होते हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए एक चीफ सेक्रेटरी भी अपॉइंट किया जाता है। द ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरीट। यहाँ पे मिनिस्टर्स के ऑफिस होते हैं, सारे ही सेक्रेटरीट में होते हैं। अ लार्ज रिटेन्यू ऑफ ऑफिसर्स रैंकिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम, बहुत से ऑफिसर के रैंकिंग होते हैं। कैसे जाते हैं, पहले सबसे बड़ा सेक्रेटरी, फिर उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी, फिर अंडर सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, फिर अपर डिवीजन क्लर्क, फिर लोअर डिवीजन क्लर्क, मतलब इतने सारे लोग होते हैं। अदर ड्राफ्टरीज और अदर सर्विस स्टाफ भी होता है जो सेक्रेटरीट में काम करता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। कुछ पब्लिक सर्वेंट जिनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं वो भी लोगों को सर्व करते हैं। इनकी क्या ड्यूटी होती है, कोऑपरेट करना सिविल सर्वेंट्स और लोगों के बीच में, ठीक है, ताकि जो काम है वो स्मूथली और एफिशिएंटली हो सके। अब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो काम कैसे करती है। Legislative Assembly is not only place where opinions are expressed about the work of the government and actions is demanded. You will find newspaper, TV channel and other organizations regularly talking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. Let us look at one such way. Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by a minister. Large number of people from different newspapers were present. The minister and some government officials were also present. The minister explained the step of the government had taken on a particularly subject. Reporters asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in different newspapers. कहा क्या जा रहा है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ यही नहीं कि अपना ओपिनियन देना और गवर्नमेंट चलाना, नहीं। जितने भी न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी गवर्नमेंट के साथ अपनी बातें डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि हमारी जो कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे हर कोई अपना ओपिनियन दे सकता है, शेयर कर सकता है, राइट। अब जैसे कि कोई डिस्कशन असेंबली में चला, फिर जब वो डिस्कशन, वो मुद्दा उठा, तो कुछ मिनिस्टर्स आते हैं, वो रिपोर्टर्स के साथ बैठते हैं। तो कई सारे टीवी चैनल के रिपोर्टर्स आते हैं वहाँ पे, उनमें जो रिपोर्टर होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स आंसर्स देते हैं, और ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में क्या है, रिपोर्ट की जाती हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो पीपल इन पावर,
लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक द एक्शन। जितनी भी रिपोर्ट मिलती है उनको कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, फिर जो चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स हैं वो उन पे काम करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे कि PWD, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स में वो जाके बात करते हैं, देखते हैं और उनको आंसर्स भी देते हैं। फिर जितना भी सारी नीड्स उन्होंने, जितनी भी सारा टॉपिक है सब लेके फिर से वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे, अपने उनको सारी चीज़ें बताएंगे, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो जो स्टेप ले रहे हैं वो सही है। एट द सेम टाइम जितने भी मीडिया और न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो भी इस पूरे इशू को न्यूज़पेपर में छापते हैं, अपने भी व्यूज़ देते हैं ताकि लोगों के भी व्यूज़ मिल सकें। फिर उसके बाद फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये सारा काम होता है। तो जो गवर्नमेंट होती है उसको कोई भी नया लॉ बनाने से पहले किसी भी तरह का, जैसे कि सैनिटेशन से हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज से हो गया, तो वो भी ये सब डिस्कस करती है सबके साथ। फॉर एग्जाम्पल, इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू एंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट इन एवरी अर्बन एरिया। जैसे कि हेल्थ और सैनिटेशन के लिए हर जगह पे टॉयलेट वगैरह होना चाहिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट जो होती है यही मुद्दा लेजिस्लेटिव असेंबली में रखती है और मिनिस्टर्स फिर डिसाइड करते हैं ये और बोलते हैं कौन से जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको बोलते हैं ये सब बनाने के लिए, या PWD से। ठीक है, तो ये इंश्योर भी करते हैं कि हर गांव में हेल्थ वर्कर भी होने चाहिए। कुछ लॉ बनाते हैं, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक लॉ इशू किए जाते हैं हर स्टेट के, ठीक है, इनसे रिगार्डेड, फिर उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉस को। ठीक है, लॉस फॉर द एंटायर कंट्री, अगर स्टेट के लिए कोई भी लॉ अप्लाई करना है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, यानी कि विधानसभा, और पूरी कंट्री के लिए कौन करता है, पार्लियामेंट। डेमोक्रेसी है इसलिए पीपल यहाँ पे इलेक्ट करते हैं MLAs, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए जो लोग हैं वो सबसे बड़ी यहाँ अथॉरिटी है, क्योंकि जब वो अच्छे लोगों को अपॉइंट करेंगे वही MLA बनेंगे, वही स्टेट की सरकार चलाएंगे, तो हमें सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर बेस्ड ऑन, इसका है ऑप्शन A, यूनियन पार्लियामेंट। नंबर 2, अ स्टेट लेजिस्लेचर हैविंग ओनली वन हाउस इज कॉल्ड, इसका ऑप्शन है B, यूनिकैमरल। थर्ड, द टर्म अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो कितने सालों के लिए होती है, तो इसका है ऑप्शन C, 5 years। नंबर 4, एन MLA शुड बी एन एडल्ट ऑफ साउंड माइंड नॉट लेस देन डैश ऑफ एज, तो कितने सालों के लिए, मतलब कितने साल का MLA होना चाहिए मिनिमम, तो इसकी एज होती है, इसका है आपका ऑप्शन B, 30 years। फिफ्थ, द मेंबर ऑफ द विधानसभा आर इलेक्टेड थ्रू अ, जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो कैसे इलेक्शन की जाती है उनकी, तो इसका आएगा ऑप्शन B, सीक्रेट बैलेट। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द टर्म ऑफ द विधानसभा इज एक्सटेंडेड अप टू अ पीरियड ऑफ, इमरजेंसी के टाइम में हम कब तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसका है आपका ऑप्शन B, 6 months तक। ऑल राइट, अब करेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज अ स्टेट लेजिस्लेचर हैविंग 2 houses कॉल्ड, तो इसका आंसर है बाईकैमरल हाउस। नंबर 2, नेम द 2 states ऑफ इंडिया हैविंग यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, तो इसका आंसर है उत्तराखंड एंड हरियाणा। नंबर 3, हु इज एन MLA, तो इसका आंसर आप लिखेंगे एन MLA इज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द विधानसभा, तो यहाँ आप लिखेंगे आंसर 5 years। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन हाउ मेनी सब्जेक्ट हैज द स्टेट लेजिस्लेचर अथॉरिटीज टू मेक लॉज, तो यहाँ आप लिखेंगे 66 सब्जेक्ट्स ऑन स्टेट लिस्ट एंड 47 सब्जेक्ट्स इन कॉन्करेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ गवर्नर? तो इसमें आप लिखेंगे अ गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. All the executive, legislative and judicial powers are carried in his name in the state. थर्ड में आपको दिया है ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, द फंक्शंस ऑफ ऑल लेजिस्लेचर्स इज टू मेक लॉज. तो ये है ट्रू. नंबर 2, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यूजुअली बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन पार्टी. ये है फॉल्स. Number 3, the speaker decide the time and duration of a member to speak. ये है true. Number 4, the total membership of Vidhan Parishad is normally 1/3 of the total membership of the Vidhan Sabha. ये भी true है. Number 5, the governor can dissolve the legislative assembly. ये भी true है. Number 6, the governor is appointed by the president. ये भी ट्रू है. आगे हम करेंगे फिलिप्स. नंबर 1, उत्तर प्रदेश हैज़ अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर. नंबर 2, स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द लेजिस्लेटिव असेंबली. नंबर 3, स्पीकर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली. नंबर 4, 1/3 of the members of the legislative councils are elected by the local bodies. Number 5th, the President of India appoints the governors of a state. ठीक है. आगे आपको दिए हैं 5th पार्ट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे. आप इसे वहाँ से ईजिली नोट डाउन कर सकते हैं और लिख सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.